गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू स्वागत करता हूं आपको मेरा चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा, मेरा शुभेच्छा बताना चाहूँगा आप लोगों को दिवाली के लिए। ये दिवाली आपका जीवन में बहुत सारा खुशियाँ लाए और आप ऐसे ही प्रस्पर करते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या फिर सेकंड क्लास हो। तो दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट 14 में हम लोग 9th और 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसको मैं सब्जेक्टिव मैटर्स हेडिंग नहीं दे के क्वेश्चन सेट के हिसाब से लिखा हूँ, इसीलिए क्योंकि दोस्तों जो मेरा तरीका है कुछ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पढ़ने का, तो उसमें आप देखेंगे कि 9th और 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जितना भी रिकमेंडेशंस आए हैं वो सब इसमें समझने वाली कुछ नहीं है, सब याद रखने टाइप चीज़ें हैं। जैसे कितने साल में क्या करना है, किसको क्या बोलते हैं, उस टाइप का, मतलब जो कि समझने लायक चीज़ उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ आपको याद ही रखना पड़ेगा। याद रखना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बिना समझ के याद रखना है, मतलब आप सेंटेंस बहुत सिंपल सिंपल है, सिर्फ आपको फिगर याद रखना है। तो इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन सेट का नाम दिया हूँ, सब्जेक्टिव मैटर्स का नाम नहीं दिया हूँ। लेकिन बाकी जो 11th और 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है उसको मैं सब्जेक्टिव मैटर्स के तरह पेश करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लायक चीज़ें भी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आज का वीडियो और एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी दोस्त मेरा चैनल को अभी देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें, ताकि मेरा हर अपडेट्स आपके पास सबसे पे फास्ट पहुँचे और आपके पास कोई भी चीज़ अनजान नहीं हो, मतलब कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन सेट का शुरू करने से पहले एक बार नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी तक टोटल 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो चुका है और रिसेंटली 2020 में ही 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप हर नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को पढ़ें डिटेल में, आपको एक चीज़ पता चलेगा। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मतलब मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ अप टू 8 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, वो उतना खास नहीं हुआ था। खास नहीं हुआ था इन द सेंस कि जो रिकमेंडेशंस आए थे वो इतना मतलब इफेक्टिव या फिर अच्छे ढंग से मतलब अच्छे तरीका का रिकमेंडेशन नहीं आया है, जो कि जैसे कि 9th 10th 11th 12th में आया है। इसीलिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को पढ़ना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िए, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे, आप 8 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस तक स्किप कर सकते हैं। इन द कहने का मतलब ये है कि 8 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस तक आप 99% बोल सकते हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि उसने उसमें उतना मतलब ढंग का कुछ एग्जाम लायक ऐसा रिकमेंडेशन हुआ नहीं था अप टू 8। ओके, लेकिन आपको 9 10th 11 12th इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ 9 10th 11 12th तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। इस वीडियो के दौरान हम लोग 9th और 10th को डिटेल में क्लियर कवर करेंगे और 11 12th का सब्जेक्टिव मैटर टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं एक नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर दूंगा, ताकि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का प्रिपरेशन आपका क्लियर हो जाएगा। आप मेरा ये दोनों वीडियो को अगर देख लेंगे, मैं 100% श्योर दे के बोल सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही इंटेंट के साथ, यानी कि सही आंसर के साथ आप अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोला पहले भी, अभी तक 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो चुका है, 12 तो हो चुका है और अप टू 8 तक आपको मतलब स्किप करने से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा।
तो फर्स्ट जो 4 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, मतलब कोलकाता में हुआ था, और 5th से लेकर 12th तक सब न्यू दिल्ली में भी आजकल हो रहा है। तो जो 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है वो 2 एंड 3 फरवरी 2000 को हुआ था न्यू दिल्ली में, और 10th वाला हुआ था 26-27 दिसंबर 2007 को। ये दोनों डेट को आप जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो 9th वाला हुआ था 2 एंड 3 फरवरी, 10th वाला हुआ था 26 एंड 27 दिसंबर। 10th एंड 3 फरवरी 2000 को 9th वाला, 26 एंड 27 दिसंबर 2007 को 10 वाला। ओके, अभी इसके अंदर जो सब्जेक्टिव मैटर्स है उनमें से जो एग्जाम में आ सकता है उसी को मैं एमसीक्यू के जरिए से आपके पास पहुंचाऊंगा। तो जितना इम्पोर्टेंट है वीडियो को देखना, उतना ही इम्पोर्टेंट है वीडियो को सुनना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें लिखा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। हालांकि लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, इस स्लाइड्स में लिखा नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे तो और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखने के साथ साथ इसको ज़रूर सुने। और मैं तो बोलूँगा कि अगर आप नोटबुक पास में रख के वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कुछ नोट भी कर सकते हैं, तो आपको इजी होगा, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिकमेंडेशन, नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ 9th एनएससी। इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का नहीं है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस इन माइन इंडस्ट्री, प्रिवेंटिंग माइन डिजास्टर फ्रॉम इनंडेशन, फायर एंड इफेक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स, क्वालिटी कंट्रोल फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी, इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो आंसर है नॉन ऑफ दीज, मतलब ये सभी 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन है। ओके दोस्तों, जो 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो अभी 4 ABCD चारों ऑप्शन में दिया गया है, ये 4 था उसका नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन। इसमें एक और चीज मतलब छूटा हुआ है, कौन सा? रिस्क मैनेजमेंट एज ए टूल फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें टोटल 5 रिकमेंडेशन थे। तो ये जो 4 ABCD में जो लिखा हुआ है ये तो 4 है, और जो एक जो लिखा नहीं है ऑप्शन में वो है रिस्क मैनेजमेंट एज ए टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही लग सकते हैं कि 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रिकमेंडेशन हुआ था। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस करने के लिए माइंस में, और माइन डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, डिजास्टर किसके वजह से? इनंडेशन और फायर, और क्वालिटी कंट्रोल फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी, इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ जो ऑप्शन डी में लिखा है? इसका मतलब यह है कि सेफ्टी मैनेजमेंट में जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है उसका इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन कहाँ होता है? आप देख लीजिए, वर्कर्स कहाँ पार्टिसिपेशन करते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट में? मंथली सेफ्टी मीटिंग में, और फिर वर्कमैन इंस्पेक्टर, ये सब वगैरह में। ओके, तो उसका इफेक्टिव बढ़ाने के लिए ये वो एक रिकमेंडेशन आया था। वन ऑफ द एजेंडा इन पीरियोडिकल मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ माइनिंग कंपनीज शैल बी सेफ्टी परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच एनएससी? कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का ये रिकमेंडेशन है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग कंपनीज का पीरियोडिक मीटिंग में सेफ्टी परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में डिस्कस करना? ये 9th एनएससी का है। 9 नंबर जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये चीज़ डिस्कस किया गया था कि माइनिंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है ना, कि उसका पीरियोडिक मीटिंग में सेफ्टी परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में डिस्कस करने के लिए, जो हम लोग का एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, उसमें एक सेफ्टी परफॉर्मेंस अप्राइजल का सिस्टम रखने के लिए। उसमें क्या होगा, अगर इस टाइप का सेफ्टी परफॉर्मेंस अप्राइजल होगा तो सेफ्टी के तरफ वर्कर्स लोगों का डेडिकेशन जरूर बढ़ेगा, उनका इंटेंशन भी रहेगा कि कैसे अच्छे परफॉर्मेंस करे सेफ्टी के मामले में, ताकि वो भी एक अप्राइजल का फॉर्म में आपको साल का एंड में मिलेगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक रिकमेंडेशन था 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि जहाँ भी परफॉर्मेंस अप्राइजल का बात आता है वहाँ डेडिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सब लिंक होता है सैलरी, बोनस, ये चीज़ में। ओके, तो ये 9th एनएससी का रिकमेंडेशन था। How many radiologists will be there in occupational disease board
आज पर रिकमेंडेशन ऑफ 9th NSC, 9th NSC में जो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड का बात किया गया है उसमें कितना रेडियोलॉजिस्ट रखने का प्रोविजन है? 1 नंबर, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, एटलीस्ट 2, 4, कितना रखने का प्रोविजन है? सोचिए। अगर पढ़े हैं तो, अगर 9th NSC पढ़े हैं, देखिए दोस्तों मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, एग्जाम में भी जो चीज़ अगर आप पढ़े हैं थोड़ा याद नहीं आ रहा है उसको आप लोग थोड़ा डीपली थॉट करके प्रॉक्सी मारिए, लेकिन अगर पढ़े नहीं आपको इसके कुछ आइडिया नहीं है, प्रॉक्सी मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। एक कम से कम एक रेडियोलॉजिस्ट रहने का बात हुआ था। तो दोस्तों जो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड का रिकमेंडेशन हुआ था 9th NSC में, उसमें बोला था कि 3 मेंबर रखने के लिए, 1 रेडियोलॉजिस्ट, 1 ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन मतलब जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ट्रेंड हों, और एक जनरल फिजिशियन। 3 हो गए ना, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन, एक जनरल फिजिशियन। तो ये तीनों को लोग लेके ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड बनाने का रिकमेंडेशन आया था NSC में। ओके तो इसका आंसर है 1 नंबर। ऑल मैकेनाइज्ड माइंस एंड माइंस यूजिंग HMM फॉर एक्सप्लोरेशन, वर्कमैन इंस्पेक्टर शुड बी एम्प्लॉयड where 100 or more number of persons employed is a recommendation of which NSC? कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ये रिकमेंड हुआ था कि सभी मैकेनाइज्ड माइंस, और जिस माइंस में HMM यूज हो रहा है एक्सप्लोरेशन के लिए, वहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा आदमी रहने से वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। 9th NSC, 10th NSC, 11th NSC, 12th NSC, कौन सा NSC का रिकमेंडेशन था ये? ये भी 9th NSC का रिकमेंडेशन था। ओके, उसमें बोल जैसे हम लोग माइन रूल में पढ़े हैं कि 500 या उससे ज़्यादा आदमी अगर रहते हैं माइंस में वर्किंग करते हैं तो वर्कमैन इंस्पेक्टर का प्रोविज़न है वहाँ पे। लेकिन देखिए आजकल इतना मैकेनाइज्ड माइंस हो गया कि एक मैकेनाइज्ड माइंस में हार्डली 150 से 200, उतने वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, उससे भी बहुत कम आदमी में काम हो रहा है, क्योंकि सब तो मैकेनाइज्ड है, मशीन काम करता है, सिर्फ ऑपरेटर रखने से ही बात ख़त्म। तो 100-150 बहुत ज़्यादा हो जाता है उस सब माइंस के लिए, काम बहुत अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ चलता है। तो उस केस में अगर 500 तक हम वेट करें तो वर्कमैन इंस्पेक्टर का कोई रोल ही नहीं होता, इसलिए उसको कमा के 100 करने का प्रोविज़न या रिकमेंडेशन आया था 9th NSC में। ओके, आज पर रिकमेंडेशन ऑफ 10th NSC फॉर पर्सन्स एक्सपोज टू लीड PME शैल बी डन डैश। 10th NSC का रिकमेंडेशन के हिसाब से जो लोग लीड को एक्सपोज होते हैं उनका PME कितना दिन में एक बार होने का रिकमेंडेशन आया है 10th NSC में? 1 in a year, 1 in every 6 months, 1 in every 3 years, 1 in every 2 years। कितना हुआ था? 1 in a year, जो कि ऑप्शन ए में है। ओके, मतलब जो लोग लीड को एक्सपोज होते हैं हर साल PME होने के लिए बात हुआ था। सेफ्टी इशूज इन अनऑर्गेनाइज्ड माइनिंग सेक्टर इज ए रिकमेंडेशन ऑफ विच NSC? कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के हिसाब से ये रिकमेंडेशन आया था? 9th, 10th, 11th, 12th? ये रिकमेंडेशन आया था 10th NSC में। ओके दोस्तों, मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 10th NSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इस NSC का सभी सेंटेंस एक साथ क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन है और सभी को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, इसलिए आपको बार बार को बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर पॉसिबल हो रहा है, आप अगर नोटबुक के साथ बैठे हुए हैं तो कुछ जो मतलब क्वेश्चंस को और उसका आंसर को नोट कर दीजिए, ताकि आपको मतलब दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आप इतना पढ़िए, इतना में से ही वो क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। ओके, तो अनऑर्गेनाइज माइन सेक्टर का सेफ्टी इशूज 10th NSC का एक रिकमेंडेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है क्या कर सकते हैं। ओके, अनऑर्गेनाइज माइन सेक्टर समझ रहे हैं ना, आजकल बहुत छोटा छोटा माइंस है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसका माँ बाप ही नहीं है, उस टाइप का मतलब काम होता है, एक मैनेजर हो गया, वर्कर्स हो गए, मशीन चार्टो लगा दिया, काम चालू हुआ है, उस टाइप का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसी का सेफ्टी इशूज। ओके, एर्गोनॉमिकल असेसमेंट ऑफ लेटेस्ट मशीनरी शुड इंक्लूड डैश।
जो एर्गोनॉमिकल असेसमेंट करने के लिए एक रिकमेंडेशन आया था 10th एनएससी में ही हुआ था। ओके, तो किस असेसमेंट के दौरान हम किसको असेसमेंट करेंगे? असेसमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस, असेसमेंट ऑफ वर्किंग एड्स, असेसमेंट ऑफ वर्किंग पोस्चर, ओनली ए एंड सी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीजिए सभी का असेसमेंट करने के लिए बात हुआ था। ओके, एर्गोनॉमिकल असेसमेंट समझ रहे हैं ना, मतलब इट इज ए साइंस, एर्गोनॉमिक इज ए साइंस डील्स विथ बॉडी पोस्चर इन रिलेशन टू कंफर्ट। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आता है एर्गोनॉमिकल असेसमेंट इज डन फॉर, ऑप्शन रहेगा उसमें सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, कंफर्ट, फिर दूसरा कुछ रहेगा। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए है एर्गोनॉमिकल असेसमेंट, सेफ्टी के साथ उसका कुछ लेना देना है नहीं। एर्गोनॉमिकल असेसमेंट कंप्लीटली डील्स विथ कंफर्ट ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, जो बैठेगा, बैठ के काम करेगा, उसका अगर सही पोस्चर में काम नहीं करेगा तब उसका फिर बैक पेन, दूसरा भी प्रॉब्लम आ सकता है ना, जॉइंट पेन वगैरह। तो कंफर्ट रिलेटेड चीज़ है एर्गोनॉमिकल असेसमेंट। और जो ऑपरेटर बैठ के काम करता है उसका सीट वगैरह हो गया, मतलब जहाँ काम कर रहा है वो किस पोस्चर में काम कर रहा है, उसका कंफर्ट देखना एर्गोनॉमिकल असेसमेंट का मेन फंक्शन है। तो कब कंप्लीट होगा? वर्क प्रोसेस को देखेंगे, वर्किंग एड्स को देखेंगे एंड पोस्चर को भी देखेंगे। ओके, नॉइज मैपिंग शुड बी मेड मैंडेटरी व्हेन नॉइज लेवल एक्सीड्स डैश। कितना नॉइज लेवल से ज़्यादा होने से नॉइज मैपिंग करना मैंडेटरी है? 90 dB, 85 dB, 140 dB, नॉन ऑफ दीज। कितना? ये भी सब देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, 10th एनएससी का हर सेंटेंस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को मैं कवर किया हूँ। 85 dB, ओके, 85 dB क्या है? हमारा वार्निंग लिमिट है। इसको अगर एक्सीड करता है नॉइज लेवल इससे, तो नॉइज मैपिंग करना मैंडेटरी है। नॉइज मैपिंग मतलब सर्वे टाइप का चीज़, उसका जैसे हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, उस टाइप का, जैसे इल्यूमिनेशन सर्वे करते हैं ना, उस टाइप का। ओके, तो 80 dB है हमारा वार्निंग लिमिट। तो 80 dB से अगर किसी वर्क प्लेस का नॉइज लेवल एक्सीड करता है तो नॉइज मैपिंग मैंडेटरी। फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन 1 ईयर, रिटर्न्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर शैल बी सबमिटेड डैश, एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, 6 मंथली। दोस्तों हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, माइनिंग लोग कॉन्ट्रैक्ट दे, जो जैसे मान लीजिए आप ऑनर हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना चाहते हैं, वो और उसको मतलब पेमेंट करेंगे वो, लेकिन आपके लिए काम करेगा। चाहे आप उसको सिर्फ रेजिंग काम दे सकते हैं या फिर रेजिंग ट्रांसपोर्टर दोनों भी दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 साल से ज़्यादा होता है तो रिटर्न क्वार्टरली भेजा जाएगा। ये रिटर्न कौन भेजता है? ये कॉन्ट्रैक्टर भेजता है, लेकिन माइन मैनेजर के थ्रू भेजता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का डिटेल, उसका ऑनर का है, हेड ऑफिस का एड्रेस वगैरह रहता है, कितना आदमी एंगेज हो रहे हैं, कितना लोगों का आईएमई पीएमई हुआ है, ओके, कितना लोगों का आईएमई कंप्लीटेड है, कितना लोगों का पीएमई कंप्लीटेड है, कितना लोगों का बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट है, ये सब डाटा उस रिटर्न में रहता है। इसमें 2 प्रोविजन था, मतलब 2 रिकमेंडेशन था। अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो क्वार्टरली देना पड़ेगा, अगर 1 साल से कम है तो मंथली देना पड़ेगा। ओके, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अगर 1 साल से ज़्यादा है तो क्वार्टरली, 1 साल से कम है तो मंथली देना पड़ेगा। पोर्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी मेड मैंडेटरी once in a week, once in every 6 month, once in a year, fortnightly। पोर्टेबिलिटी टेस्ट मतलब ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुइटेबल है कि नहीं वो ड्रिंकिंग वाटर, वही टेस्ट। ओके, ये कब करना पड़ेगा? ये वंस इन ए ईयर करने का रिकमेंडेशन हुआ है 10th एनएससी में। ओके, मतलब साल में एक बार कम से कम पोर्टेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, फॉर पोर्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैंपल टू बी कलेक्टेड फ्रॉम। जो पोर्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे ड्रिंकिंग वाटर का, सैंपल कहाँ से कलेक्शन करेंगे? वाटर सोर्स से, स्टोरेज टैंक से, पॉइंट ऑफ कंजप्शन से, ऑल ऑफ दिच, मतलब सभी से करेंगे। क्या है, क्या सही है? सही आंसर क्या है? पॉइंट ऑफ कंजप्शन से। पॉइंट ऑफ कंजप्शन मतलब जहाँ से आप लोग यूज कर रहे हैं वहाँ से। अब वाटर सोर्स से पोर्टेबिलिटी टेस्ट करने का क्या फ़ायदा? अगर वहाँ पे पोर्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, अगर रिजल्ट अच्छा है कि हाँ ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही है, लेकिन आप जो उसको सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई लाइन में ही कुछ गड़बड़ी है मान लीजिए, और आप जो यूज कर रहे हैं वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं है,
तो फिर वाटर सोर्स से करने का क्या फ़ायदा। उस तरह स्टोरेज टैंक से करने से कुछ मतलब नहीं। पॉइंट ऑफ कंजप्शन मान लीजिए आपका टैप सिस्टम है, आप टैप से यूज कर रहे हैं, जहाँ यूज कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कंजप्शन से वो सैंपल लिया जाएगा। ओके। persons engaged in food handling and preparation and handling of stemming materials routine stool examination should be conducted dash। जो लोग फूड हैंडलिंग में प्रिपरेशन में या फिर स्टेमिंग मटेरियल हैंडलिंग में जो लोग एंगेज रहते हैं उनका स्टूल्स टेस्ट मतलब जो लैट्रिन हम लोग करते हैं ना उसको स्टूल बोला जाता है, उसका स्टूल एग्जामिनेशन होना चाहिए। कितना दिन के कितना इंटरवल में, वंस इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में एक बार उनका स्टूल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ओके। किन लोगों का, जो लोग फूड हैंडलिंग जैसे कैंटीन हो गया, गेस्ट हाउस वगैरह में जो लोग काम करते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल कैंटीन में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए। ओके। आई रिफ्रैक्शन टेस्ट फॉर एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन ड्राइविंग एंड HMM ऑपरेशन टू बी कंडक्टेड वंस इन ए वीक, वंस इन एवरी 3 years, वंस इन ए ईयर, फोर्थनाइटली। जो लोग ड्राइविंग या फिर HMM ऑपरेशन में एंगेज्ड हैं उन लोगों का आई रिफ्रैक्शन टेस्ट कितने दिन के इंटरवल में करने का रिकमेंडेशन हुआ था 10th NSC में। ये सब देखिए जितना भी हम डिस्कस करेंगे सब 10th NSC का, क्योंकि मैं पहले ही बोला वंस इन ए ईयर, इसका आंसर है वंस इन ईयर, साल में एक बार। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है मैं इसमें कवर किया हूँ, आप इसको जरूर याद रखें। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन 10th NSC में है। ओके। Which among the following notified disease are proposed to be included in list of notified disease in 10th NSC। 10th NSC का जो रिकमेंडेशन है हुआ था कि ये सब डिजीज के लिए, डिजीज को आप लोग नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कीजिए, तो इनमें से कौन सा डिजीज को रिकमेंड किया गया था नोटिफाइड डिजीज के हिसाब से डिक्लेयर करने के लिए 10th NSC में? ओनली ABD, यानी कि नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। जो ऑप्शन सी में है एस्बेस्टोसिस, वो तो पहले से है। क्यों पहले से, मैं क्या बोला, पहले 5 था। ओके। हमारा जो नोटिफाइड डिजीज अभी तक 8 है। ओके। टोटल में पहले 5 था और 10th NSC में भी 5 रिकमेंड किया गया था, लेकिन 3 एक्सेप्ट हुआ और 2 को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब आज ए नोटिफाइड डिजीज। तो डिजीज तो है लेकिन नोटिफाइड डिजीज नहीं है। ओके। तो नोटिफाइड डिजीज अभी कितना है, टोटल 8 है, और उनमें से 5 तो पहले से साथ जो कि आप लोग जानते थे, ये सब आप जानते हैं। सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, लंग कैंसर जो मेसोथेलियोमा जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ पहले से था, ये 5 ठो, और बाद में 3 ठो ऐड हुआ। ओके। Frequency of PME should be 3 years for employees above 45 years of age is a recommendation of which NSC। कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का ये रिकमेंडेशन है कि जिन लोगों का एज 45 ईयर से ज़्यादा है उन लोगों का PME 3 साल में एक बार होना चाहिए। 10th NSC का रिकमेंडेशन है। ओके। मतलब 10th NSC में ये रिकमेंड किया गया था। जैसे 5 साल में एक बार होता है PME, और जिन लोगों का 45 ईयर है उनका 3 साल में एक बार होता है, 45 ईयर से ज़्यादा लोगों का। ओके। तो ये सब डिस्कशन 10th NSC में मतलब रिकमेंड किया गया था, और आजकल सभी माइंस में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। ओके। इसके अलावा जैसे हम एक बार और एक क्वेश्चन में देखें कि लीड में जो लोग एक्सपोज है PME हर 1 साल में उसको होता है, ऐसे भी एस्बेस्टस माइंस को में जो लोग होते हैं उनके लिए भी ऐसा है। तो कुछ जो स्पेशल केस है वो सब चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखें। ये तो है नॉर्मल के लिए कि 45 ईयर से ज़्यादा होगा तो 3 साल में होगा, लेकिन जैसे अभी 10th NSC का ही रिकमेंडेशन था कि लीड को जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं उन लोगों का जो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड वंस इन ए ईयर। ओके। तो ये सब स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल माइंड्स के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए। ओके। तो ये सब चीज़ को ज़रूर याद रखें। जैसे ये फूड हैंडलिंग और स्टेमिंग मटेरियल को जो लोग हैंडल करते हैं उन लोगों के लिए रूटीन टूल टेस्ट 6 महीने में एक बार के लिए हम वीक पढ़े, तो ये जो कौन सा एक साल में होता है, कौन सा 6 महीना में होता है, कौन सा जैसे क्वार्टरली रिटर्न हो गया जो कॉन्ट्रैक्टर का, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अगर 1 साल से कम है तो मंथली देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि
क्या चीज़ मंथली करना है, क्या चीज़ क्वार्टरली करना है, क्या चीज़ एनुअली करना है, मतलब वंस इन ईयर करना है, उसका भी एक सेपरेट मतलब नोट बना सकते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। ओके, जब ये सब चीज़ एक बार आप देख लेते हैं ना उस पेज में जिस जहाँ पे भी आप नोट करते हैं, वो फिर दिमाग में रह जाता है। आप अगर कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो आप थोड़ा मतलब डीपली थॉट करेंगे, उस पेज को याद करने का कोशिश करेंगे, ये तो फिर मतलब सिग्नल पकड़ लेता है और फिर आपको याद आ जाता है। इसलिए ये सब टेक्निक है। मान लीजिए जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ मेरे को कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है, आप क्या कीजिए, एक सेपरेट पेज में उसको लिख लीजिए। और जो सेपरेट पेज में लिखेंगे उसको थोड़ा जैसे स्कैनिंग करते हैं ना उस टाइप का, मतलब मंथली क्या क्या चीज़ें, ओके ये 10 पॉइंट, क्वार्टरली क्या क्या करना है, ये 10 पॉइंट, ऐसे कर लिए। अब उसको मतलब लिख तो लिए, लेकिन जैसे स्कैन करते हैं उसी तरह आप एक बार उनको मतलब आँख घुमा लीजिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, जहाँ पे भी आपका कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि अरे ये मंथली कि क्वार्टरली है, उस टाइप का अगर उस पेज को थोड़ा डीपली थर्ट करेंगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं एक क्लू मिल जाएगा। अच्छा ये तो इस साइड में मैं लिखा था, मतलब जो क्वार्टरली वाले में तो ना, अच्छा ये क्वार्टरली होगा, ये मंथली नहीं होगा, इस टाइप का आप एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ये मेरा एक टेक्निक है, मैं बोल रहा हूँ मेरा क्यों, बहुत लोग करते होंगे, तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। Persons exposed to ionizing radiation should undergo blood count at least डैश। जो लोग आयोनाइजिंग या रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं उन लोगों का ब्लड काउंट कितने इंटरवल में करना है, वंस इन ए वीक, वंस इन एवरी 3 ईयर्स, वंस इन ए ईयर, फोर्टनाइटली, वंस इन ए ईयर, मतलब साल में एक बार। ओके, देखिए कितना क्वेश्चन आ गया अभी साल में एक बार लायक, उसको थोड़ा याद कीजिए। ओके, persons engaged in food handling and preparation of handling of stemming material, sputum of AFB and chest radiography should be conducted डैश। इस टाइप का और एक क्वेश्चन पहले भी देखे थे, बार बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या है, जो स्टूल एग्जामिनेशन, रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन 6 महीने में एक बार करना है। इसमें लेकिन पूछ रहा है कि स्पुटम फॉर AFB एंड चेस्ट रेडियोग्राफी कितने इंटरवल में करना है। इसका सही आंसर क्या है, वंस इन ए ईयर, वंस इन एवरी 3 ईयर्स, वंस इन एवरी 6 मंथ, फोर्थ नाइटली। इसका सही आंसर क्या है, वो तो था 6 महीने में एक बार। कौन सा, रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन जो लैट्रिन में बोला ना, वो 6 महीने में एक बार, 6 मंथली। और इसको करना है वंस इन ईयर, मतलब ईयरली। किसको, चेस्ट रेडियोग्राफी एंड स्पुटम फॉर AFP। तो दोस्तों कितना क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हो गया ना। जितना भी क्वेश्चन यहाँ हम लोग डिस्कस किए, इसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 9th और 10th NSC पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ओके, आप ऐसे तो कि सब चीज़ पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को मैं मना नहीं करूँगा नहीं पढ़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। हम लोग माइनिंग वाले हैं, अगर माइनिंग चीज़ को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जितना इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए, मैं सिर्फ 9th एंड 10th NSC का बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपको और दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, इतने ही में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके। ओके, तो दोस्तों ये था आज का कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन NSC के बारे में, 9th एंड 10th रिलेटेड, जिसे मैं बोला कि इससे ऑब्जेक्टिव कवर नहीं है, लेकिन प्रोबेबल क्वेश्चन सब इतना ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा 9th और 10th में। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। और मैं फिर आपको वादा कर रहा हूँ कि इस तरह का 11th और 12th वाला NSC का बारे में एक वीडियो जरूर जल्दी लाऊंगा सब्जेक्टिव मैटर पर। ओके।